प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है और ये आपका एक इलेक्टिव पेपर है ना। सेमेस्टर में आपको इलेक्टिव पेपर ये पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2022 का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे थे। 2022 का पी देख रहे थे, मतलब आपका यहाँ पे तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपका दिया गया है कि शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइस एक्सकैलेशन क्लाउज। प्राइस एक्सकैलेशन क्लाउज क्या होता है, ये आपको जो है बताना है यहाँ पे कि शॉर्ट नोट्स उस पे लिखना है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पे देनी है, ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्राइस एक्सकैलेशन क्लाउज है इसे हम लोग एक्सकैलेशन प्रोविजंस या एक्सकैलेशन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस होता है जो कि अलाउ करता है हमें फॉर एडजस्टमेंट टू प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अलग अलग कंडीशंस पे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो भी प्राइस में एडजस्टमेंट होता है कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस के अंदर, वो जो है हमारा प्राइस एक्सकैलेशन क्लाउज या एक्सकैलेशन फॉर्मूला या एक्सकैलेशन प्रोविजन जो है हमारा कहलाता है। प्राइमरी जो पर्पस होता है हमारा प्राइस एक्सकैलेशन क्लाउज का, वो ये होता है कि टू अकाउंट फॉर द पोटेंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट। जो भी पोटेंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट है ओवर टाइम के साथ, सच एज इन्फ्लेशन, चेंज इन इनपुट प्राइस या अदर जो भी फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या डिलीवरी के प्राइसेस में, तो वो चीज़ों को अकाउंट करना, कैलकुलेट करना मेन पर्पस होता है प्राइस एक्सकैलेशन क्लाउज का। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिलता है। जो प्राइस एक्सकैलेशन क्लाउज होता है वो टिपिकली इंक्लूडेड होता है इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर और सेलर के बीच में, टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए कि एग्रीड अपॉन प्राइस रिमेन्स फेयर एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ रिवेलिंग मार्केट कंडीशन थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरेशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन रखा गया है उस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के अंदर हमारा जो है प्राइस होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट के दौरान मान लो कि प्राइस जो है 360 रुपये रखे हैं, लेकिन जब उसको डिलीवर किया जा रहा है तो उसमें वो 350 की जगह पे 370 कर दिया या 360 कर दिया, दो कुछ पैसे बढ़ा दिया, तो वो चीज़ें हमारा ना हो, ना वायर के एंड से और ना सेलर के एंड से, है ना। तो वो जो है एग्रीमेंट में जो चीज़ें लिखा हुआ रहता है उसके हिसाब से प्राइसेस जो है देनी होती है, ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स। ट्रिगरिंग फैक्टर्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रिगर करता है प्राइस एडजस्टमेंट को अंडर एक्सकैलेशन क्लाउज, जो कि क्लियरली आपका मेंशन होना चाहिए, जो कि डिफाइंड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। कई बार क्या होता है कि प्राइस जो बात किया जाता है सेलर और बायर के बीच में, कई बार कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके कारण से अगर प्राइस चेंज हो रही है तो वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बायर को और सेलर को वो मिलना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से अगर प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो बायर को देना ही पड़ेगा, जो बाई कर रहा है प्रोडक्ट को, जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट को, उसको वो देना ही पड़ेगा। जैसे चेंज इन लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल प्राइसेस, टैक्सेस, करेंसी एक्सचेंज रेट और भी कुछ रेलिवेंट इंडिकेटर जो इम्पैक्ट करता है, वो उसमें अगर हो रहा है तो वो ट्रिगर करेगा, प्राइस में चेंजेस आएगा। कैलकुलेशन मेथड, फॉर्मूला और मेथड जो यूज़ किया जाता है प्राइस एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, वो बेस्ड होता है ऑन फिक्स्ड परसेंटेज इंक्रीज पे, और ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है जिसको हम लोग जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, या फिर कम्बिनेशन फैक्टर्स हमारा होता है जो कि एग्रीड अपॉन बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज जो एग्री किया था उसके ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडजस्टमेंट जो होता है वो वैरी करता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में
ये स्पेसिफाई हुआ है, उसमें फिक्स्ड पीरियड दिया जाता है फॉर एडजस्टमेंट, जैसे एनुअली या 6 मंथ या 2 इयर्स 10 इयर्स। लेकिन कुछ वैसे भी एडजस्टमेंट अलाउ किए जाते हैं जो कि डिस्क्रिशंस होता है, उसमें नाइदर पार्टी और बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेंट के बेसिस पे या कुछ माइलस्टोन के बेसिस पे जो है एडजस्टमेंट किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली जब भी प्राइस एक्सकलेशन किया जाता है तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी मिलना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कई बार प्राइस एक्सकलेशन के दौरान कुछ नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट भी पार्टीज के बीच में किया जाता है, ताकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो केयरफुली रिव्यू किया जा सके और उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे ही कितना रिस्क टॉलरेंस हमारा होगा, या दोनों बायर का या सेलर का या दोनों पार्टी को, वो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। लीगल कंप्लियंस, ये एक इसेंशियल कंसिडरेशंस होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो कि रिलेटेड होता है हमारा प्राइस एक्सकेलेशन से, और जो सर्टेन जुरिस्डिक्शंस होता है उस पर इम्पोज किया जाता है, जो कि लिमिटेड या लिमिटेशंस आपको देखने को मिलता है, इंक्लूजन्स और एप्लीकेशन ऑफ सच प्रोविजंस particularly in regulated industries or public procurement. Potential benefits and challenges, price escalation clause जो होता है वो हेल्प करता है mitigate the risk of unexpected cost increasing for both buyer and seller, है ना, बायर और सेलर दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज होता है, इसलिए जो रिस्क होता है उसको मिटिगेट करने में मदद करता है प्राइस एक्सकेलेशन। दे कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, ये इंट्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी और पोटेंशियल डिसएग्रीमेंट को, इफ़ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, अगर प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें डिफाइन नहीं किया जाएगा तब। इफ़ मार्केट कंडीशंस डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इनिशियल एक्सपेक्टेशन, जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस था, उम्मीद था, उससे ज़्यादा डेविएट कर रहा है तो उसमें भी जो है हमारा डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, अगर ज़्यादा डिस एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो प्रोफेशनल एडवाइस लिया जाता है कि भाई जो नॉलेजेबल हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या उस फील्ड में वो काम कर रहे थे, उनका क्या कहना है, वो चीज़ें जो है यहाँ पे लागू किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टीज के ऊपर भी जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में। तो लिक्विडेटेड डैमेज जो है ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है कंपनसेशन के लिए, जो कि पार्टीज को एडवांस में एग्री करना पड़ता है कि भाई आप ये काम ले रहे हो तो आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो कि प्री डिटरमाइंड होता है, आपका लॉस हो या ना हो आपको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना, काम पूरा करने के बाद, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही ये चीज़ें दिया रहता है। They are specified in contract as a reasonable estimate of the actual damages that may arise if party breaches the contract। और ये उसमें ये मदद करता है लिक्विडेटेड डैमेज, जो अगर कोई ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब पार्टी, कोई पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया उसको तोड़ना चाहता है उस कंडीशंस में। लिक्विडेटेड डैमेज क्लाउज सर्व करता है टू प्रोवाइड सर्टेनिटी और मिटिगेट द डिफिकल्टी ऑफ प्रूविंग एक्चुअल डैमेजेस इन कोर्ट, जो भी एक्चुअल डैमेजेस हुआ है उसको प्रूफ के तौर पे कोर्ट में ये जो है प्रोवाइड कर सकता है उसके रिगार्डिंग। जो पर्पस होता है हमारा कंपनसेट का, वो नॉन ब्रीचिंग पार्टी फॉर लॉसेस सफर ड्यू टू ब्रीच रेदर देन पनिशिंग द ब्रीचिंग पार्टी, मतलब पनिशमेंट देने से अच्छा है कि कुछ कंपनसेशन लेकर उसको छोड़ दिया जाए, ये मेन मकसद होता है। कोर्ट्स जनरली इन्फोर्स लिक्विडेटेड डैमेज क्लाउज इफ दे आर रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल हार्म एंड नॉट इंटेंडेड एज पेनल्टी, है ना, पेनल्टी के तौर पे अगर इंटेंड नहीं किया जा रहा है तो। बात किया जाए वहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि पेनल्टी क्या होता है। तो पेनल्टी जो है ये डिज़ाइन किया जाता है अगर कोई पार्टी
धोखा करता है, यानी जो वादा किया वो निभा नहीं पाता है, तो उसको पनिशमेंट के तौर पे जो है पेनल्टी लिया जाता है, कंपनसेट ना करके उस जो भी लॉसेस हुआ उसका भरपाई मांगा जाता है। तो ये जो भरपाई मांगा जाता है वो ही पेनल्टी कहलाता है। दे टिपिकली इम्पोज एन एक्टिव और proportionate amount of money और other penalties on the breaching party। ये जो इम्पोज किया जाता है पेनल्टी, पेनल्टी कभी भी जो है सही नहीं होता है, क्योंकि ये जबरदस्ती डाला जाता है, थोपा जाता है कि भाई तुम्हारे चलते ये इतना लॉस हमारा हुआ है, हमको एकदम इतना भर के मेरे को पैसा दे दो और बस तुम जाओ यहाँ से, है ना। पेनल्टीज आर जनरली disfavored by courts as they are considered unfair and unenforceable, है ना। अनफेयर और अनइन्फोर्सेबल आपका कंसिडर किया जाता है। Court often interpret ambiguous clauses as liquidated damage rather than penalty to ensure fairness। कोर्ट ये इंटरप्ट हमेशा करती है कि भाई आप लिक्विडेटेड डैमेज ले लो लेकिन पेनल्टी के छोड़ दो, ताकि एक फेयरनेस हमारा रह सके, क्योंकि पेनल्टी कभी भी फेयरनेस नहीं लाता है। If a clause is deemed a penalty, court may either refuse to enforce it or modify it to a reasonable amount that reflect actual damages। कोर्ट क्या चाहती है कि एक रीजनेबल अमाउंट पेनल्टी के तौर पे लिया जाए, जितना डैमेजेस एक्चुअल डैमेजेस हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन पेनल्टी का मतलब ही है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खींचो, बस सिंपल और कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वाई इज इट रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज डज द ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी है कि व्हेन वन और बोथ पार्टीज इन्वॉल्व जो हुए हैं एग्रीमेंट में विश टू एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिफोर द ओरिजिनल कंप्लीशन डेट, है ना। जो भी ओरिजिनल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट है उससे पहले एक या दोनों पार्टीज ये चाहता है कि जो एग्रीमेंट किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को निभा नहीं पाएंगे, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ादी चाहिए, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा, तो उस कंडीशन में आपका टर्मिनेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय वेरियस रीजंस, कई सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजंस होता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का, वो होता है ब्रीचिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई लिया और उसको तोड़ता है, फुलफिल नहीं कर पाता है जो भी ऑब्लिगेशंस है एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कंडीशन में ब्रीचिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जाता है। फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टीज में एग्री टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज, बोथ पार्टीज ये चाहता है कि इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ये हमें काम निकाल के नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहिए और एक नए सिरे से दूसरे पार्टीज के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि हमारा काम तेज़ी से और जल्दी काम हो। तीसरा रीजंस है टर्मिनेशन फॉर इन टर्मिनेशन फॉर कन्वेनियंस। कुछ वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अलाउ किए जाते हैं टर्मिनेशंस एट कन्वेनियंस ऑफ वन पार्टी विदाउट अ स्पेसिफिक ब्रीचिंग अकर, है ना। कन्वेनियंस के लिए, सुविधा के लिए भी जो है कई बार कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है कि भाई हमें सुविधा नहीं मिल रहा है, आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट किया जाता है। इसके अलावा फोर्स मेजर्स इवेंट्स, कई बार जो है नेचुरल डिजास्टर या कोई वार आ जाने के कारण से काम में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो काम में बहुत ज़्यादा डिले होने के कारण से जो दोनों पार्टीज होती है वो फुलफिल नहीं कर पाती है जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाता है। या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का एक और रीज़न्स है कि भाई
जो पार्टीज के साथ एग्रीमेंट किए थे वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी बैंकरप्सी उसको जो है घोषित कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। नॉन परफॉर्मेंस और डिले, कई बार जो है पार्टीज, एक पार्टी जो है वादा तो किया था कि हम इस दिन तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन वो डेडलाइन तक वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशंस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है टर्मिनेट किया जाता है। या इलीगल या अनइथिकल एक्टिविटीज अगर एक पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अगेंस्ट जाकर अगर कोई काम कर रहा है, इलीगल या अनइथिकल काम एक्टिविटीज काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन कन्वेंशनल और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एक्सप्लेन करना है। कन्वेंशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है? ये आपका फॉर्मल लीगल प्रोसेस होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है बाय द कोर्ट और गवर्न किया जाता है बाय लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री, है ना। कोर्ट में जाकर जो हम लोग अपने लड़ाई को सुलझाते हैं वो हमारा कन्वेंशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस होता है। इसमें सबसे पहला आता है मेथड लिटिगेशन। लिटिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिजॉल्व किया जाता है डिस्प्यूट को थ्रू कोर्ट सिस्टम। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स पार्टीज प्रेजेंटिंग देयर केस टू जज और ज्यूरी हु मेक अ लीगली बाइंडिंग डिसीजन। द लिटिगेशन प्रोसेस जो होता है वो गवर्न किया जाता है बाय रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर्स। आपके पास क्या सबूत है उसके बेसिस पे काम किया जाता है, और जो डिसीजंस होते हैं वो आपके लिए जाते हैं। इसके अलावा एडवर्सियल अप्रोच होता है जो कि कन्वेंशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ही है ना। इसमें भी पोजीशन किया जाता है एज एडवाइजरी, ईच सीकिंग टू प्रेजेंट देयर केस इन द मोस्ट फेवरेबल लाइट्स। लॉयर जो है रिप्रेजेंट करता है पार्टीज को, और कोर्ट सर्व करता है एज ए न्यूट्रल डिसीजन मेकर। जुडिशियल डिसीजंस, ये भी जो है कन्वेंशनल मेथड्स है हमारा, जो कि अल्टीमेट डिसीजन लिया जाता है मेकिंग अथॉरिटी रेस्ट विद कोर्ट, है ना। और आपका अगला जो है वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना, जिसको ADR भी कहते हैं। ये अल्टरनेटिव होता है, कन्वेंशनल जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसका अल्टरनेटिव है, मतलब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, है ना, कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी हमारा डिस्प्यूट्स हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको भी हम खत्म करना चाहते हैं बिना कोर्ट गए हुए, है ना। तो एक आदमी को उठाएंगे, भाई तुम बैठो, हम मेरा बात तुम सुन लो, उसका बात तुम सुन लो, तुम अपना सजेशन दो, हम दोनों आपस में समझौता कर लेंगे। तो वो चीज़ें हैं। तो इसमें आता है मेडिएशंस। मेडिएशन में थर्ड पार्टी जो कि न्यूट्रल पार्टी को लिया जाता है जिसको मेडिएटर कहा जाता है, और उसके म्यूचुअल एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन जो है यहाँ पे निकल कर आता है बिना कोर्ट में गए हुए, और आसानी से हो जाता है। पैसा खर्च भी नहीं होता है, कम टाइम भी लगता है, लेकिन अगर कोर्ट में गए तो पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा आपका लगता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आर्बिट्रेशन है। इसमें जो है एक आर्बिट्रेटर को रखा जाता है, एक पैनल, एक आदमी हो सकता है या एक आदमी के ग्रुप्स होते हैं जो कि आर्बिट्रेटर के तौर पे रखे जाते हैं, प्राइवेट जज एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन वो कोर्ट के नियम से उनको कुछ मतलब नहीं है। वो जो भी एविडेंस है वो देखेंगे, दोनों पक्ष के आर्गुमेंट समझेंगे, और एक बाइंडिंग डिसीजन जो है प्रोवाइड करेंगे कि भाई इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो वो हमारा जो है आर्बिट्रेशन प्रोसेस आता है। नेगोशिएशन, बिना कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए आपस में हम लोग समझौता कर लें कि भाई देखो तुम्हारा भी लॉस हो रहा है, मेरा भी लॉस हो रहा है, क्यों ना दोनों आपस में बैठ कर समझौता कर लें, सेटलमेंट कर लें, ताकि न तुम लॉस में रहो न हम लॉस में रहें, दोनों बीच बीच का रास्ता अपना लेते हैं। तो वो जो बीच बीच का रास्ता अपना रहे हैं वो हमारा नेगोशिएशंस कहलाता है। कॉन्सिलिएशंस, कॉन्सिलिएशन जो है इसमें थर्ड पार्टी को एज ए कॉन्सिलेटर के तौर पर रखा जाता है, उसको असिस्ट किया जाता है पार्टीज को इन रीचिंग द रिजोल्यूशंस बाय फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, ऑफरिंग सजेशंस और प्रोपोजिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन। एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति को रखा जाता है जिससे बस कम्युनिकेशन के लिए या सजेशंस के लिए या कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन अगर आपको मिल रहा है तो सॉल्यूशन बताने के लिए
रखा जाता है, तो कॉन्सिलिएशन साथ कहलाता है। कोलैबोरेटिव लॉ कई बार जो है ईच पार्टीज रीटेंस करता है, स्पेशली ट्रेंड कोलैबोरेटिव लॉयर्स को रखता है, ताकि जो पार्टीज होता है वो रिजॉल्व कर सके। अगर किसी तरीके का कोऑपरेटिव नेगोशिएशन के साथ अगर हमारा डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, तो रेदर देन लिटिगेशन मतलब कोर्ट में गए हुए हम लॉयर को रखे रहते हैं, ताकि लॉयर आपस में बात कर ले और जो भी बात वो लोग करें उसके बेसिस पे हम लोग दोनों पार्टीज के बीच में जो भी झगड़े थे वो हमारा खत्म हो जाए, वो डिस्प्यूट को जो है हम यहाँ से निपटा सकें। ओके, थैंक यू।